अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी इस वीडियो में फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है 2025 की न्यू एडिशन क्लास 9 की, बेटा उसके चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल जो हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। अगेन मैं जो है यहाँ पर मेंशन भी कर दूँ, जो 9th क्लास की न्यू एडिशन बुक आई है 2025 की पीटीसीबी की, उसको जो है उसकी चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो मैंने थोड़ी शॉर्ट करके लिखी है, इस तरह के हमें समझ आ सके। ठीक है, तो a force of 200 N is acting on a cart at an angle of 30 degree with a horizontal direction. Find the x and y components of the force. तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1 में जो है वो हमें फोर्स गिवन है 200 N, और जो उसके ऊपर एंगल एक्ट कर रहा है वो है 30 डिग्री, और वो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन हमें बता रही है कि ये जो एंगल है ये एक्सिस का है। ऑलराइट, एंड फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस। तो इसका जो कंपोनेंट्स है एक्स और वाई का वो हमने फाइंड करना है। तो हॉरिजेंटल वे का जो था डिग्री वो हमें गिवन है। अब चलते हैं इसकी सोल्यूशन पार्ट पे, तो इसको देखते हैं कि अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो कैसे होगा। एफ एक्स जो है हमने जो है वो एक्स और वाई फाइंड करना है ना, तो इसका कंपोनेंट्स है, तो एक हमारे पास एफ एक्स होगा और एक हमारे पास एफ वाई होगा। ठीक है, हिंट्स हमें ये हैं कि जो फोर्स है ना जो इस पे एक्ट कर रही है वो 200 न्यूटन है, और बेटा जो इसका एंगल है वो हमारे पास 30 है। ठीक है, अब दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एफ भी आ गया और थीटा भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एफ एक्स इक्वल टू होगा एफ कोस थीटा के, एक्स है तो कोस आएगा। ये भी बात आपने जेहन में रखनी है। वैसे मेरा ख्याल है कि आपने थ्योरी पढ़ी है, सारी की सारा चैप्टर नंबर 4 पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ये बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी अगर आपने थ्योरी याद की है तो ये बातें याद ही होंगी कि कोस है तो वो एफ एक्स है, वाई है तो वो साइन है, और अगर एफ एक्स है तो वो इक्वल टू होगा एफ कोस थीटा के, और अगर एफ वाई है तो वो इक्वल होगा एफ साइन थीटा के। ठीक है, आप देखें एफ हमारे पास 200 न्यूटन है, तो हमने एफ की जगह पे 200 लिख दिया। ठीक है, अब ये थीटा हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है 30 है, तो इसको हमने 30 मेंशन कर दिया। सेम यही चीज़ें आपने यहाँ पे कर दी, एफ की जगह पे 200 लिख दिया और थीटा की जगह पे आपने 30 लिख दिया। कोस और साइन आपने वैसे ही जो है वो रिस्पेक्टिवली लिख दिया। क्लियर। अब जो है हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके लिए पहले 9th कोर्स का जो सिलेबस था उसमें ये नहीं थी, लेकिन अब जो कोर्स आया है चैप्टर नंबर 6 में आपके पास मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री है, और उन्होंने बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करके आपको बहुत ब्रीफली अच्छे से जो है वो आपके क्वेश्चंस के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 सॉल्व किया है तो आप, मेरा ख्याल है कि ट्रिग्नोमेट्री से भी अच्छे से वाकिफ़ होंगे। और आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जो है वो मैंने मैथमेटिक्स के ऑलरेडी जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिए हुए हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर दें तो आपके आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक जो है वो आसानी से पहुंच जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो आपने अपने माइंड को थोड़ा सा वर्किंग में लाना है। ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव कर लें और कैलकुलेटर भी पास रख लें। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है इनमें हमारे पास माइंड से कम काम होगा और कैलकुलेटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो कोस है ना, कोस 30 और साइन 30, हमने इनको सोल्व करके इजी लेके आना है वैल्यूज़ को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर जो कोस 30 है उसको कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे हम, तो ये कैलकुलेटर पे है आपका कोस, और यहाँ कोस प्रेस करने से फिर आपने बेटा 30 प्रेस करना है। 30 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू 30 है, तो फिर आपने सिंपल इक्वल प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.866, तो आपने सिंपली वो वैल्यू पुट कर देनी है। आगे जीरो है तो वैल्यूज वैसे ख़त्म हो गई, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक लिखना है। ठीक है, सेम यही तरीका आपने साइन फाइंड करने के लिए पुट करना है, साइन 30 इक्वल टू 0.5, तो सिंपल आपने ये वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, अब ये देखें ये वाला 200 आ गया, ये कोस 30 किसके इक्वल है 0.866, वो लिखा। फिर हमारे पास ये 200 आ गया, और एफ वाई में साइन 30 किसके इक्वल है 0.5 का, ये अभी हमने जो है वो कैलकुलेट की मदद से फाइंड आउट किया है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है जी। अब देखें आपने 200 को इसके ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है 0.866 के ऊपर। 200 मल्टीप्लाई, ये तो 220 लिखा गया, ये लें जी 200 मल्टीप्लाई 0.866 आ गया हमारे पास 173.2।
तो 173.2 न्यूटन एफ था ना, तो एफ का यूनिट न्यूटन होता है, हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं इसको। उसके बाद जी ये हमारे पास आ गया, और आप अपनी बुक से भी जो है वो इसको अथेंटिक वे में ले जाएं, आपके बुक पे जो आंसर गिवन है वही आंसर आया हमारे पास, ठीक है। अब इसकी बात है तो 200 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी। 200 मल्टीप्लाई 0.5, आंसर आ गया 100। फाइन। देखिए कितना आसान है न्यूमेरिकल, ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हमें दिए गए हैं। तो हमारा आंसर आ गया जी, एफ एक्स जो है ये वाला एफ एक्स क्या है 173.2 न्यूटन, और एफ वाई जो है वो हमारे पास आ गया 100, ठीक है। थोड़ा इसकी शक्ल देख के लगते हैं कि जी बहुत ज़्यादा टफ है ये न्यूमेरिकल्स, लेकिन आपके सामने देखिए कितना आसान वे में मैंने जाके आपको ये जो है वो सोल्व करवा दिया है। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। अ फोर्स ऑफ 300 N इज अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द नॉब ऑफ डोर। ये साथ जो है वो एक डोर की उन्होंने पिक भी बनाई हुई है, और ये जो सर्कल है उसमें हम देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि ये एफ आई, ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रही है, और इसका जो लॉक तक के पूरे जो डोर का दरमियान वाला डायमीटर बताया उन्होंने वो बताया हुआ 1.2 मीटर, ठीक है। डायग्राम में से उन्होंने वैल्यूज़ बता दी हुई हैं, और अब जो स्टेटमेंट उन्होंने ये भी कहा है कि शोन इन द गिवन फिगर। तो जो फिगर गिवन है उसमें भी आपको दिखाया जा रहा है कि जो फोर्स है वो 300 न्यूटन है, और इसका जो बेटा डायमीटर होगा या डिस्टेंस होगा वो है 1.2 मीटर, ठीक है। और वो हाई कर दिया गया है व्हाट इज़ द टॉर्क अप्लाइड। अब आपने जो फाइंड आउट करना है ना वो ये है कि आप टॉर्क बताएं, और वो भी क्या इसकी डायरेक्शन भी बताएं कि क्या ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द टॉर्क, ठीक है। एक तो हमने टॉर्क फाइंड करना है इसमें, तो ये जो है जी सैम्बल है टॉर्क का। आपने अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगी कि आपने चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी में पूरा जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा है, और टॉर्क आप इस तरह से आपने पढ़ा भी है और आपने लिखा भी होगा, ठीक है। अब इसका जो है वो स्टार्टिंग पे ही ना इसके चैप्टर नंबर 4 के पहले या दूसरे सफ़े के ऊपर ही टॉर्क के बारे में बताया गया, और ये फॉर्मूला भी हमें बताया गया है। और जब यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एल है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम डी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है क्वेश्चन वो उसकी स्टेटमेंट हमें ये कहती है, ठीक है, कि यहाँ पर डी आएगा, ठीक है। अब दो चीज़ें हमें गिवन है अपने क्वेश्चन में, एक तो उन्होंने कहा है फोर्स है, एक तो हमें फोर्स के लफ्ज़ से पता चल रहा है ये फोर्स है, दूसरा बेटा इसका न्यूटन कह रही हूँ, इसका यूनिट चेक करें, ठीक है। इसका यूनिट एन है ना, तो एन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स। और ये देखें ये जो 1.2 मीटर है ना, ये आपके पास हाइट है। यहाँ पे अगर एल भी यूज़ करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हाइट लेंथ तो एक ही बात आ गई है, डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हाइट की नहीं, यहाँ पे मीटर है, तो मीटर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का। तो एल है तो एल का जो है वो लेंथ होता है, और डी जो है वो मीटर यानी कि डिस्टेंस के लिए होता है ना, फासले के लिए होता है। तो हमें इतना फासला चाहिए होगा, इसलिए हम एल की जगह पे डी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर वे में हमें सूटेबल है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डी लिख दिया। अब जी दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, सिंपल फॉर्मूला इसका टॉर्क इक्वल एफ, यहाँ पे हम इसको इक्वल लगा देते हैं, एफ मल्टीप्लाई डी। एफ की वैल्यू है 300, डी की वैल्यू है 1.2 मीटर। अब 300 को कैलकुलेटर की मदद से आप सिंपली जो है 1 सेकेंड के अंदर इसका आंसर सोल्व कर सकते हैं जी। आंसर है हमारे पास 360 तो आंसर है 300 मल्टीप्लाई 1.2 इक्वल टू 360। आ गया हमारे पास 360, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जी आंसर हमारा। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, एक तो आपके आंसर में गिवन था 360 न्यूटन मीटर, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और एक ये भी लिखा हुआ था पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कैसे है, सिंपल एक ये बात है कि यहाँ पर देखें आपके आंसर के साथ माइनस आया है नहीं ना, हमारा आंसर पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो दैट्स मीन पॉजिटिव। समझ आ रही है, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ इस वैल्यूज़ को याद रखने के लिए, कि यहाँ पे देखिए अगर माइनस होगा तो आप कह दोगे दैट्स मीन नेगेटिव, अगर आप आंसर प्लस में आया तो इसका मतलब है ये क्या है, पॉजिटिव। और एक और बात कि आपने इसकी डायरेक्शन बतानी होती है, तो अगर वैल्यूज़ प्लस में आए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, काउंटर क्लॉकवाइज, और अगर ये माइनस में आ जाती तो फिर क्या हो जानी थी, एंटी क्लॉकवाइज। ये दो बातें आप याद रखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे जाके काम आएंगी। प्लस में है तो डायरेक्शन उसकी काउंटर क्लॉकवाइज है, अगर वो माइनस में होगा तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पर, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट हम बुक से रीड कर लेते हैं।
टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशन एज शोन इन द फिगर। हमें फिगर में नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स के जो फिगर है उसमें दो वेट्स जो हैं वो हैंग कर रहे हैं, एक W है और एक 4N है। W की अब कोई वैल्यू नहीं है तो डेट्स मीन यहाँ पर जो है वो अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। और जो W वाला वेट है उसका जो मिडल वैल्यू है ना वहाँ पर 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और जो 4N जिसका वेट है उसका 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो इसको सिंपल हमने सॉल्व करके सिर्फ जो है वो W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऊपर लिखा भी हुआ है फाइंड द अननोन वेट W। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। अभी जाते हैं हम इसका सोल्यूशन पार्ट पर। ये भी आपने अपनी बुक की थ्योरी में पढ़ा है। सिंपल देखें, आपने जब लिखा है ना क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो उसका जो है फॉर्मूला होगा W मल्टीप्लाई 0.4, ठीक है। और जो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना उसका है 4N मल्टीप्लाई 0.3। और ये दोनों चीज़ें जो हैं स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यूज़ हमारे पास हमारी बुक में गिवन है। जी, तो क्लियर हो गया है। अब देखें, क्लॉकवाइज का जो था वो W गिवन नहीं था, ठीक है। अननोन W हमने फाइंड करना है, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज में हमारे पास गिवन है वो है 4N, ठीक है। तो ये है 0.3। अब आपने यहाँ पर मैंने N भी लिख दिया है कि आप सोल्व करते वक्त चाहे N ना लिखें, आप खाली 4 भी लिख सकते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करें 0.3 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 0.3 आ गया 1.2। तो ये देखिए 1.2 है। अब यहाँ पे जो है कोई वैल्यू नहीं है जिसके साथ हम 0.4 का मल्टीप्लाई करवा सके। सो W यहाँ का यहीं है, ये देखें 0.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड। तो 1.2 को आप डिवाइड कर लें 0.4 के साथ, डिवाइड 0.4, तो क्या आंसर आ गया 3। तो इतना सिंपल न्यूमेरिकल है हमारा, इतना सिंपल क्योंकि इसमें हमने W फाइंड करना था। सिंपल आपने ये काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें जो जो वैल्यूज़ गिवन थी वो पुट की, W गिवन नहीं था तो इसकी वैल्यू नीचे जाके डिवाइड होगी। सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो आपका आंसर आ गया 3 न्यूटन। तो यही हमें चाहिए था। तो डैट्स मीन जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारे पास फाइनल आंसर भी आ गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें जी, हम अपना अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की भी जो शॉर्ट स्टेटमेंट है उसमें देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, कि अगर जो सीसा है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी, मैं आपको क्लियर करवा दूँ कि यहाँ पर भी जो है वो हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो अप्लाई किया है अभी अभी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये लें जी, याद रहे आपको, आपने ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अभी अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है। क्लॉकवाइज मूवमेंट है और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है। सेम आपने वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। पहले देखें हमने लिखा, ये स्टेटमेंट के अंदर है हमारे पास फॉर चाइल्ड ए का जो वेट है वो है 30 kg और उसका जो डिस्टेंस होगा बेटा वो है 2 मीटर फ्रॉम पाइवोट, ठीक है। A seesaw is balanced with two children sitting near either end. Child A weighs 30 kg and sits 2 meters away, and child B weighs 40 kg and sits 1.5 meters from the pivot. Calculate the total movement on each side that determine if the seesaw is equilibrium. तो बेटा इसमें फाइनल जो हमने फाइंड आउट करना है ना वो ये बात बतानी है कि जो सीसा है क्या वो इक्विलिब्रियम में है। तो इस बात को जो है आगे हम प्रूव करते हैं। तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है, आपने अपनी थ्योरी में पढ़ा है ग्रेविटेशन की फोर्स, ठीक है। तो मैंने न्यूमेरिकल में 9.8 जो है वो ऐड की है, आपने अगर उसकी जगह पे 10 पढ़ी है अपनी फाइनल थ्योरी के अंदर तो आप उसकी जगह पे 10 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व आउट करवाया है वो हमने 9.8 को रख के सॉल्व किया है, उसका 2 मीटर हो गया। अब यहाँ पर हमने इसका मूवमेंट फाइंड कर लिया, मूवमेंट 30 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहाँ पर बेटा यहाँ पे देखिए 30 को आपने क्या करना है, सिंपल इन तीनों वैल्यूज को एक साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 30 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास आंसर आ गया 588। तो ये देखिए लिखा हुआ है मैंने। तो ये वाला जो मूवमेंट है हमारे पास फॉर चाइल्ड ए का मूवमेंट हमारे पास क्या आया है 588 न्यूटन मीटर, ठीक है।
चाइल्ड ए का जो है वो हमारे पास आ गया है 588। अब हमने चाइल्ड बी का फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास दो चाइल्ड जो थे वो गिवन थे। तो इसका भी सेम हमने वही किया कि इसका जो ग्रेविटी थी वो हमने सेम वैसी रखी 9.8, ठीक है। सॉरी, ग्रेविटी बोल रही हूँ। यहाँ पर देखें, इसका जो वेट था वो था 40, ठीक है। और इसका जो बेटा यहाँ पर देखें, ये जो डिस्टेंस कह लें आप इसको, वो था आपके पास है, या हाइट कह लें, वो था 1.5, ठीक है। तो आपके पास आ गया। अब इन दोनों को भी आप इन तीनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 588। अब देखें, कोई भी चीज़ जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब वो फोर्स उस पर अमल ना करे या वो बराबर हो। आपके याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो यूनिफॉर्म हालत में, जब वो रेस्ट की हालत में होती है ना। अब ये पेंसिल मैंने रखी है इस तरह से, ये अब इक्विलिब्रियम की हालत में है, ठीक है। तो अब ये देखें, अब कोई भी सीसा है ना तो वो ऐसे होगा, क्योंकि इस साइड पे भी जो बच्चा बैठा है उसका वेट और इस साइड पे जो बच्चा बैठा है उसका वेट भी सेम है। तो दैट्स मीन बोथ मूवमेंट्स आर इक्वल। तो यस, द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में, बिकॉज दोनों चाइल्ड जो है वो सेम फोर्स पे बैठे हुए हैं, वो भी 588 का है, वो भी 588 का। तो दोनों मोमेंट्स जब इक्वल होंगे तो दैट्स मीन सीसा इज इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। अ क्रोबार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शॉन इन द गिवन फिगर। एक हम देखिए इसके ऊपर फिगर देख सकते हैं कि एक क्रोबार है, उसके लास्ट पर जो है वो एक बॉक्स रखा हुआ उन्होंने वेट का, और उसकी जो डाउनवर्ड फोर्स है जहाँ पे एफ लिखा हुआ है, वो वाली जो फोर्स है वो 250 न्यूटन है, ठीक है। उसके ऊपर जो अप्लाइड की जा रही है बार के ऊपर। और नीचे अगर हम देखें, जो इसकी स्ट्रेट लाइन एक हॉरिजेंटल, वहाँ पे एक 30 सेंटीमीटर जो है वो पूरे के पूरे क्रोबार का एक डिस्टेंस है, लेकिन लास्ट पर जिसके ऊपर वेट पड़ा हुआ है ना वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उन्होंने कहा है इसके अंदर हमें स्टेटमेंट में जो हमने फाइंड आउट करना है वो है द क्रोबार इटसेल्फ हैज निग्लिजिबल वेट, कि उसका जो वेट है वो आप बताएं कि वो फिर क्या होगा, ठीक है। दो वेट्स की बात हो रही है और दो ही डिस्टेंस की बात हो रही है। तो एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में, तो उसको हम मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं सोल्यूशन पार्ट पे। अब इसमें भी आपने जो है वो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ही यूज करना है, ठीक है। तो अब इसमें जो है इस वैल्यूज देख लेते हैं पहले बुक्स पे कि कौन कौन सी गिवन है। अब यहाँ पर जो है हमने यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगाया, तो अब दो वैल्यूज लगाएंगे ना हम। तो पहले में लगा देंगे F1 D1, दूसरे में लगा देंगे F2 और D2। लगेगा FD ही, लेकिन ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा, और दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें जो है बेटा हमने डाउनवर्ड फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स है F1, हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स गिवन है F1 250 न्यूटन, और D1 भी गिवन है हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, और उसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.3, बिकॉज इसको 30 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तब हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। समझ आ गई। अब उसी तरह यहाँ पर देखें, अगर हम नोट करें तो इस साइड पे भी हमें F2 और D2 चाहिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है F2 एक्ट्स एट D2 5 सेंटीमीटर। तो आप मतलब क्लियरली F2 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो F2 पे जो D है वो हमें दे दिया गया है, वो है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे, तो 5 जब 100 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.05, ठीक है। तो अब ये देखें, इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई और ये वैल्यू भी आ गई, तो पीछे क्या बचा, F2, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना है इसका जी, F2 हम फाइंड आउट करेंगे। अब यही फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, F1 मल्टीप्लाई D1 इक्वल F2 मल्टीप्लाई D2। वैल्यूज पुट कर देनी है आपने, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं कि नो वी पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला। तो F1 की जगह पे वैल्यू, D1 की D1 की जगह पे वैल्यू, F2 नहीं है तो उसकी जगह पे F2 लिखा रहने देंगे, एंड D2 जो है वो हमारे पास है 0.05 m, ठीक है। सेंटीमीटर में गिवन था, इसको हमने पहले मीटर्स में कन्वर्ट किया है दोनों D को, ऑलराइट। तो ये हमने लिख दिया है, क्योंकि D का जो यूनिट है वो मीटर होता है। तो इस वैल्यू को D में पुट करने के लिए पहले हमें इसको D बनाना पड़ेगा, पहले इसका यूनिट मीटर में लाना पड़ेगा, फिर ही हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे ना अब 0.3 के साथ, देख लेते हैं 250 मल्टीप्लाई 0.3, क्या आंसर आया,
75, तो ये 75 आ चुका है। अब यहाँ पे ये वैल्यू है। अब देखिए ये दोनों वैल्यू तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, लेकिन इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है वो हम एरो का यूज़ करते हुए इसकी डायरेक्शन सीधी करेंगे। F2 इधर ही लिखा रहने दिया, 75 भी इधर ही लिखा रहने दिया हमने। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर F2 के साथ, तो ये 75 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 75 को डिवाइड करेंगे 0.05 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1500। क्या आंसर आएगा? 1500। तो ये ले लीजिए F2 आपके पास आ गया 1500 न्यूटन। ठीक है, आप बुक से कंफर्म कर सकते हैं, आपको यही आंसर चाहिए था न्यूमेरिकल नंबर 5 का। ठीक है, 1500 न्यूटन। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज़ यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार। ठीक है, जो स्पैनर है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग यूज़ किया गया है, कि उसकी जो लेंथ थी वो 30 सेंटीमीटर की थी, जिसको कार का नट ओपन करने के लिए जिसको हमने यूज़ किया है। If the torque required for it is 150 Newton meter, how much force F should be applied on the spanner as shown in the figure below? अब वो कह रहे हैं कि आपको जो है वो फिगर में बता दिया गया है कि तो इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, एक जो इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई किया जा रहा है वो है 150 का। अब आपने सिंपल इसमें ये बताना है कि जो इसमें फोर्स अप्लाई होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इसमें जो हमने फाइंड आउट करना है वो है फोर्स फाइंड करनी है, और एक टॉर्क का वर्ड यूज़ हुआ है तो हमें पता हो जाना चाहिए कि अब यहाँ पर हमने टॉर्क वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस के लगाने के लिए पहले सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अभी भी हमने अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है ना, वैसे ही। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इसलिए इसको हम मीटर बनाएंगे, सेंटीमीटर नहीं बनाएंगे। अब ये वाला फॉर्मूला भी आपने अपने चैप्टर में पढ़ लिया है अच्छे से। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टॉर्क भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, और फोर्स की भी बात की जा रही है। तो जब तीन चीज़ों की बात की जा रही है ना, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये तीनों ही है। तो वो सिंपल ये वाला ही फॉर्मूला है जो कि हमने यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 में पुट किया था, टॉर्क इक्वल F मल्टीप्लाई डी। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये है सेम ही चीज़। ठीक है, अब टॉर्क गिवन है ना, टॉर्क की वैल्यू थी हमारे पास 150 न्यूटन मीटर, तो वो लिखी 150 न्यूटन, 150 यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम सॉल्व करेंगे। फोर्स है क्या हमारे पास? नहीं, फोर्स नहीं है हमारे पास, तो हमने F वैसे ही लिखा रहने दिया। अब डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 13। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ज़रा गिवन डाटा नहीं लिखा और इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिया है। आपने यहाँ पे गिवन डाटा में लिखना है पहले, सबसे पहले गिवन डाटा में यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टॉर्क बेटा आपके पास इक्वल है 150 न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसी के साथ आपके पास जो डी है वो इक्वल है 30 सेंटीमीटर। तो डी को आपने क्या करना है, मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करना है, और उसका आंसर आ जाना है 0.3। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले सारा सारा गिवन डाटा लिखते हैं, फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह ही वे में जाना है। ये ज़रा मैंने डायरेक्ट किया था, इसलिए मैंने ये सारा आपको यहाँ पे करवा दिया है। ये आपको पता चला कि 30 की जगह पे हमने 0.3 ऐसे लिखा है। अब सिंपल वही बात जैसे अभी अब एक स्टेप में किया, तो यहाँ पर हमने एरो का यूज़ करते हुए F इस साइड पे ले आए, 150 इस साइड पे ले आए। अब आपने ये देखना है 0.3 F के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 150 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 150 को सिंपल 0.3 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। मेरा ख्याल है यहीं तक था। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 यहीं तक था, क्योंकि हमने फोर्स फाइंड करनी थी। तो फोर्स हमारे पास सिंपल आ गई टॉर्क वाले फॉर्मूले से 500 न्यूटन। तो ये लीजिए न्यूमेरिकल नंबर 6 हो गया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से जो है वो न्यूमेरिकल की समझ आ रही होगी। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप बआसानी देख सकें। ठीक है, अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 7 पे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड फोर्स F एंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग। ये तो सिंपल हमें समझ आ गई। ठीक है, ये मैंने सारी की सारी जो स्टेटमेंट है ना उसको डिवाइड करके लिखा है। पहले हमने यहाँ पे लिखा है जो हमने फाइंड करना है, तो फाइंड में हमने F और T फाइंड करना है, और इसी स्टेटमेंट का जो हिस्सा हमें गिवन में मौजूद था वो मैंने गिवन में लिख लिया। ठीक है, तो इसमें जो हमें गिवन था वो ये था कि 5 न्यूटन बॉल इज़ पुल्ड बाय अ हॉरिजेंटल फोर्स F। ठीक है, इसमें जो F है वो बॉल को पुल किया गया है हॉरिजेंटल फोर्स के साथ, और वो क्या दी गई है 5N। ठीक है, अब मैंने एक बात आपको क्लियर नहीं की, मैं आपको ये बता दूं, इस तरह जो हमारे पास होता है ना एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जो होता है ये होता है हॉरिजेंटल वे में। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस होता है ना ये हमारे पास होता है वर्टिकल में। समझ आई?
ये वर्टिकल होगा और ये एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजेंटली होगा। तो जब हॉरिजेंटल की बात हो रही है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर अब एफ एक्स की बात हो रही है। अच्छा जी, ये हो गया। द रूप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द सीलिंग। अब जो रूप है यानी कि जो रस्सी है उसने जो एंगल बनाया है सीलिंग के साथ वो क्या है 60, यानी कि यहाँ पे जो थीटा है वो 60 है, जो एफ है वो 5n है। जो हमने फाइंड करना है वो एक एफ करना है और एक टी करना है। उम्मीद है कि आपको ये जो स्टेटमेंट है वो समझ आ गई है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हॉरिजेंटल की बात हुई है ना यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा हॉरिजेंटल वे वाला लगाएंगे। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, अब टी भी फाइंड आउट करना था तो यहाँ पर जो है बेटा आपने टेंशन वाला फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स नहीं लगाना, जो कि हम पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर चुके हैं। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है टी cos 60 इक्वल एफ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना वो होता है टी cos थीटा इक्वल एफ। ठीक है, अब थीटा जो था वो एंगल था तो वो हमें गिवन था ना, ये देखें वो क्या है 60, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है 60। अब cos 60 किसके इक्वल होता है, सिंपल, अगर नहीं याद तो कैलकुलेटर पकड़े, यहाँ पे लिखे 60 तो आ गई 0.5। ठीक है, तो ये ले जी cos 60 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 0.5। तो अब देखें 0.5 को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, चाहे दरमियान मल्टीप्लाई लगा लें चाहे वैसे लिख लें, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकती, जो इनका एक आंसर आएगा, इसलिए दोनों ही आ जाएगी, वेरिएबल भी आ जाएगा और वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब एफ आपके पास किसके इक्वल आ गया 0.5 टी के। ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट का है, ये भी याद रखना है आपने। अब वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब वर्टिकल जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, तो हम जानते हैं कि वाई एक्सिस साइन होता है और एक्स एक्सिस कोज होता है, ये बात भी आपने याद रखनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग पे फर्स्ट न्यूमेरिकल में वैसे बताई भी थी। ठीक है, अब साइन 60 अगर आप फाइंड करेंगे, हमने पहले कर लिया हुआ है साइन 60, वो इक्वल होता है 0.866 के। ठीक है, तो ये 5n इधर हमें फोर्स गिवन थी। ठीक है, इसकी जो है वर्टिकल की हमें फोर्स गिवन है, ये हॉरिजेंटल का हमें एंगल गिवन है, सॉरी हॉरिजेंटल में हमें जो है उन्होंने लिखा हुआ था बाय हॉरिजेंटल फोर्स एफ, यानी कि ये जो अब हॉरिजेंटल की फोर्स एफ है और ये जो फोर्स गिवन है ये वर्टिकल की है फिर। ठीक है, तो ये वाली फोर्स को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 5n एफ की जगह पे। अब साइन 60 इक्वल होता है 0.866 के, ये देखें 0.866 इधर मल्टीप्लाई और 5 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको इस पर डिवाइड कर ले, करके चेक करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 0.866, 5 डिवाइडेड बाय 0.866, आंसर आ जाएगा 5.77। ठीक है, तो जब ज़्यादा लेंथ आएगा उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.8 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन आ गई हमारे पास 5.8 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स हमारे पास आ गई 0.5 टी। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर एफ के लिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 के स्टार्टिंग पे पढ़ा था कि फाइंड फोर्स एफ। ठीक है, इसकी ये सिंपल एफ फाइंड करने के लिए हम जो है वो इसकी फोर्स को दोबारा से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एफ था ना, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 0.5 के साथ और मल्टीप्लाई 5.8 के साथ, ये जो फोर्स की वैल्यू आई है ना ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को। अब ये कैसे आएगी जी, एफ जो है हमने पढ़ा है यहाँ पर एफ इक्वल था, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एफ इक्वल टू 0.5 टी, ऐसे ही था ना ये वाला एफ इक्वल 0.5 टी। तो टी हमने फाइंड की है, टी क्या है 5.8। ठीक है, तो ये टी की जगह पे क्या लिख दिया 5.8, तो 0.5 को 5.8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2.9 न्यूटन। समझ आ गई, ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ये वाला टी लगाने के लिए हमने यहाँ पे टी फिर फाइंड किया है, फिर इस टी की वैल्यू को इसमें पुट किया है और इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया एफ का 2.9। तो यही चीज़ें हमने टेंशन और एफ फाइंड करना था। ये देखें ये टी था तो टी का आंसर आ गया 5.8n और ये एफ है तो एफ का आंसर आ गया 2.9n। ठीक है, बुक से वेरीफाई कर लें, यही हमें चाहिए था और यही हमारा जो है वो आंसर आ गया है। क्लियर, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर बेटा जी। न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास,
A signboard is suspended by Find the means tension in the of string two of steel wires as shown in the R200 given figure। अब signboard बेटा एक साइनबोर्ड जो suspended है by वो two steel सस्पेंडेड किया wires, गया ठीक है। है दो वायर्स के मैंने साथ, यहाँ पे जैसे कि वो हमें स्टेटमेंट वो लिखी है जो शेप में भी हमें नजर आ रिक्वायर्ड रहा है, है। ठीक है। अब वो तो जो वैसे बोर्ड है ना आपकी हमारे जो पास, उसका जो स्टेटमेंट्स वेट है है वो काफी है ज्यादा बुक 200 से अगर न्यूटन, रिलेट ठीक है। करें तो एंड डायग्राम्स व्हाट के इज थ्रू द भी थोड़ी टेंशन की इन द गई है। स्ट्रिंग। अब हमने ये बताना है कि उसकी चलें टेंशन जी, यहाँ स्प्रिंग पर आ में जाते क्या हैं। अब जो होगी। चीज़ हमें यहाँ पे अब समझ यहाँ आई है ना, न्यूमेरिकल को वो पढ़ के ये भी है हमें कि समझ फाइंड आ द रही है कि टेंशन। एक अगर तो हम दो टी वायर्स को हैं फाइंड और आउट उसका जो करेंगे, वेट है दूसरा वो ये है कि जो इसमें 200, ठीक फोर्स है, दी गई बोर्ड है का, वो तो उसकी 200 टेंशन फाइंड न्यूटन आउट दी गई करेंगे है तो अब और दोनों टू साइड से फाइंड स्टील आउट करेंगे वायर्स। ना। अगर और हम ये हमें फिगर हिंट दे देखें तो दिया उसके गया ऊपर है हमारे पास कि जो साइन नजर आ बोर्ड रहा है है वो कि एक 2m सस्पेंडेड है है हाफ टू किया जाए तो इधर स्टील वाला 2m है और वायर इधर वाला से, भी 2m है। ठीक है। तो वो इसकी 2m को थोड़ी सी हाफ जो है करके ये जो हमें स्टेटमेंट पता आपको चला है ना, याद वही करनी पता चला पड़ेगी, कि इधर इंग्लिश में वाला आप देख T1 है लेते और हैं कि उधर वाला हमने T2 है। यहाँ पे तो जाहिर किया सी क्या बात है है, ठीक है। 210 को वही हाफ बात करेंगे यहाँ तो हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पे आप गिवन डाटा लिख लें। और गिवन डाटा में क्या गिवन है जी, एक तो आपको एफ गिवन है 200 न्यूटन और फिलहाल एफ ही गिवन है। फाइंड में लिख लें जी, हमने टी जो है वो फाइंड करना है। सिंस द साइन बोर्ड इज सिमेट्रिकली सस्पेंडेड ईच वायर बेयर्स हाफ द वेट, ठीक है। अब ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसमें हमें बता रहे हैं कि अगर जो साइन बोर्ड है वो सिमेट्रिकली जो है अगर सस्पेंडेड किया गया है तो उसकी जो वायर बियर्स होगी वो उनका जो वेट है वो हाफ होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें जो फिगर गिवन है इसमें हम देख सकते हैं कि 2m और दूसरा भी 2m ही है। तो यानी कि एक T1 जो है वो भी 2m का है, दूसरा जो T2 है वो भी 2m का ही है। तो डैट्स मीन इसके सोल्यूशन में T1 इक्वल टू T2 आएगा और दोनों को जो फोर्स गिवन है वो हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसने जो सिमेट्रिकली सस्पेंडेड किया है ना वो वेट को हाफ किया है। तो हाफ करने के लिए 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। डैट्स मीन ईच अदर जो है वो हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स है। दोनों ही है तो दोनों का इक्वल है, तो हम लिखेंगे T1 इक्वल टू T2 है कि जो T1 है वही T2 है हमारे पास। अब इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है टोटल बाय हाफ। यहाँ पे हमने पढ़ा ना हाफ है, तो पूरी फोर्स कितनी थी 200, तो 200 को 2 पे डिवाइड करेंगे। कोई भी वैल्यू का हाफ फाइंड करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 जो 200 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 1 ज़ा 200 और नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसको सिंपल जब हम डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 तो ये आ जाएगा 100 यानी कि 100 न्यूटन। तो बेटा इसमें जो टेंशन है आपकी, उन्होंने यही कहा था ना फाइंड द टेंशन, तो जो टेंशन है इस 200 न्यूटन फोर्स में वो क्या है आपके पास 100 न्यूटन। क्या है 100 न्यूटन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 न्यूटन इन ईच स्ट्रिंग, कि दोनों की हाफ हो जाएगी ना, दो वायर्स हैं तो एक की 100 है दूसरी की भी क्या होगी 100 हो जाएगी, क्योंकि 200 न्यूटन फोर्स दोनों को कितनी मिल जाएगी हाफ हाफ मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो क्या है सिस्टमेटिकली सस्पेंडेड है, ठीक है। ये लें जी, ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 8। नेक्स्ट मूव करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 9 पर। तो उसकी जो स्टेटमेंट है ना समझने के लिए जो मैंने लिखी है वो है फाइंड हो फॉर अनदर गर्ल 40 kg मस्ट सिट टू बैलेंस द सीसा। अब वो सीसा को वो कह रहे हैं कि बैलेंस करने के लिए जो है वो गर्ल्स का कितना वो उसको वेट चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखें ये जो है आपकी स्टेटमेंट भी, यहाँ पे स्टेटमेंट हाफ थी तो इसलिए मैंने वहाँ से समझाने के बजाय मैंने कहा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब पता नहीं थी बाकी स्टेटमेंट क्या है। अब गर्ल 1 है, एक गर्ल जो 1 गर्ल है मतलब जो इस तरह से हिसाब लगा रहे हैं जो पहली गर्ल है, जो उन्होंने पहली गर्ल के बारे में बताया उसका वेट है 30 kg और उसका डिस्टेंस है 1.6 मीटर, ठीक है। अब जो गर्ल 2 है ना उसका वेट है 40 kg और उसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। वो कह रही है इसको कितना डिस्टेंस चाहिए होगा कि वो सीसा को बैलेंस कर सके, इस वे में वो जो है वो इसको रख सके। समझ आई स्टेटमेंट की पूरी स्टेटमेंट में यही बात की गई है कि एक गर्ल का वेट इतना है और डिस्टेंस इतना है, दूसरी गर्ल का वेट इतना है और बताएं फिर उसका डिस्टेंस कितना होगा जिससे सीसा जो है वो हमारा बैलेंस वे में रहे, इक्विलिब्रियम वे में रहे, ठीक है। तो इस पे भी वो हम पीछे चलते हैं, जैसा हमने पीछे वाला फॉर्मूला लगाया था वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग प्रिंसिपल मूवमेंट, ठीक है। वो फॉर्मूला है हमारे पास मूवमेंट ऑन लेफ्ट एंड मूवमेंट ऑन राइट, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि 9.8 हमने पीछे भी यूजिंग ऑफ मूवमेंट में यूज़ किया था, तो ये आपने वैल्यूज़ खुद ही याद रखनी है और ये खुद से ही मेंशन करनी है, ऑलराइट। अच्छा जी, यहाँ पर हमने वैल्यू लिख ली मूवमेंट ऑन लेफ्ट में, ठीक है। मूवमेंट ऑन लेफ्ट में क्या आया, फर्स्ट गर्ल आएगी, ठीक है। तो वो क्या थी, यहाँ पर हम जो है वो लिख लेंगे 30 मल्टीप्लाई 9.8 वैल्यू खुद से हम अज्यूम करेंगे एंड इसका जो वेट डिस्टेंस था वो था 1.6। अब दूसरी बात करते हैं, उसकी जो वेट था उसका था जी हमारे पास 40
ये वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे और इसका डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को चल मैं सिंगल सिंगल किया। अब ये देखें, मैं यहाँ पे अगर आपको बात बताऊँ तो 9.8 इधर भी है, 9.8 इधर भी है। विदाउट मल्टीप्लिकेशन हमने ये पढ़ा हुआ है कि इक्वल के दोनों साइड पे जो वैल्यू होती है वो वहीं पे कैंसिल हो जाती है। तो इधर भी 9.8 है, इधर भी 9.8 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बचेगा 30 मल्टीप्लाई 1.6 और यहाँ पे बचेगा 40 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, 30 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 और यहाँ पर है जी 40 डी। अच्छा जी, यहाँ पर अब अपने क्या करना है, 40 डी है ना, ये डी को फाइंड करने के लिए आपने 40 को इसके साथ डिवाइड करवा देना है। इक्वल एरो लगाएंगे, डी इधर है, डी के साथ 40 था, वो 48 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 48 40 पे डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर। तो दूसरी गर्ल का जो वेट है वो कितना चाहिए बैलेंस के लिए, 1.2 मीटर। ठीक है, बुक से कंफर्म कर लें, आपका यही आंसर है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 का आंसर आ गया है 1.2 मीटर। क्लियर। यहाँ पे आते हैं तो बेटा हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10 चैप्टर नंबर 4 का टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में से। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आसान थे, आपने देखे हैं ना, काफ़ी हद तक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आसान थे क्योंकि मुझे इस चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप भी अपनी राय बताइएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है या नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है वी नीड टू फाइंड द टेंशन, हमें ज़रूरत है टेंशन फाइंड करने की। एक तो हमें क्लियर हो गया जी, हमने टी फाइंड करना है इसमें। इन ई स्ट्रिंग ऑफ द सिस्टम गिवन डाटा गिवन डैट द ब्लॉक वेट। अब एक यहाँ पे एन है ना, तो एन हमें बता रहा है ये क्या है, फोर्स है। ठीक है, एक दो चीज़ों का हमें पता चल गया इतनी सी स्टेटमेंट पढ़ के कि एक जी हम टेंशन फाइंड करेंगे, दूसरा हमारे पास एफ जो है वो 150 है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैंने पार्ट्स में लिखा है, यहाँ पे देखें। अब स्टेप 1 में जो हमने इसकी स्टेटमेंट यूज़ करनी थी ना, वो ये वाली यूज़ करनी थी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। द सिस्टम, दो स्टेप में इसमें, ठीक है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो ये वाला पढ़ लेते हैं। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ 150 न्यूटन सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स एट एन एंगल ऑफ 60। अच्छा जी, एंगल क्या होगा 60, फोर्स क्या होगी 150। द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर T1 एंड T2। अब जो कह रहे हैं जी टेंशन होगी इसमें वो होगी T1 एंड T2 होगा हमारे पास। अच्छा जी, अब स्टेप 1 में आपने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस। अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को देखते हुए फोर्स को अंडरस्टैंड किया है कि फोर्स किस तरह से होगी, उसका एंगल क्या होगा और उसमें T1 और T2 होगा या नहीं होगा या कितने होंगे। तो हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ के पता चल गया कि फोर्स 150 है, एंगल 60 है और जो स्ट्रिंग्स में टेंशन है वो T1 भी है और T2 भी है। ठीक है, स्टेप 1 हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग द फोर्सेस। ठीक है, फोर्स को समझना। ठीक है, तो स्टेटमेंट 10 जो है यहाँ पे हाफ है और यहाँ पर बाकी हमने समझ ली है। अब स्टेप 2 में जाके क्या करेंगे, रिजॉल्विंग द टेंशन। अब टेंशन को रिजॉल्व करेंगे बेटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट्स लगाएंगे हम। वर्टिकल का वर्ड आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये साइन की बात हो रही है। ठीक है, ये बात याद रख लें, वर्टिकल का वर्ड आ गया तो साइन की बात हो रही है और टेंशन की बात हो रही है तो टी वाला फॉर्मूला लगेगा। सिंपल क्लियर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि स्टेटमेंट के थ्रू ही हमें हिंट मिल जाता है कि अब हमने क्या यूज़ करना है और क्या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया बेटा, टी साइन 60। 60 क्यों लगाया, बिकॉज हमारे पास जो एंगल गिवन था वो क्या था 60। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं तो लिख लेते हैं, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू 150। यानी कि दोनों जो है ये T1 कर लें या T2 कर लें तो वो किसके इक्वल आने चाहिए, 150 के आने चाहिए। यही लिखा हुआ ना, वो 150 के आने चाहिए दोनों ब्लॉक्स जो है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर जी हमने लिखा टू कहाँ से आ गया, एक ये है एक ये है, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इन दोनों का हमने आपस में प्लस कर लिया क्योंकि दोनों सेम है ना, ये भी टी साइन 60 है, ये भी टी साइन 60 है। अलग अलग सोल्व करने से बेहतर इनको प्लस कर ले क्योंकि ये प्लस हो रही है, सेम वैल्यूज़ है, तो प्लस करने के बाद हमारे पास आ गया 2t। ठीक है, अब साइन 60 है तो वो क्या आ गया 150। अब साइन 60 हम जानते हैं कि इसकी इक्वल है 0.866 के, हम क्वेश्चन में बड़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं इसको, तो लिख दिया। अब यहाँ पर जो है वो काम आपने चेक करना है कि 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.266 के साथ और t को एज इट इज़ लिख देना है। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0.266 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 1.732।
ठीक है, 1.732 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है हमारे पास 150। अब टी जो है वो इधर का इधर ही है, 150 भी इधर ही है। ये जो वैल्यूज थी ना इतनी इतनी, वो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 150 के साथ आके डिवाइड हो जाएगी। तो इस 150 को जब आप इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 86.6 n। ठीक है, ये आ गया T1। ठीक है, यहाँ पर हमने नहीं मेंशन किया हुआ, ये आ गया हमारे पास टी। ठीक है, 86.6 n। तो स्टेप 2 भी हो गया। अब स्टेप 3 में जो फाइनल आपने फाइंड आउट करना है ना बेटा, वो है फाइंडिंग हॉरिजेंटल टेंशन। ठीक है, अब इसके हमने हॉरिजेंटल टेंशन फाइंड करनी है। थोड़ा सा जो है वो लेंथी हो गया क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ही कुछ ऐसी थी, डायग्राम्स के थ्रू हमने इसको फाइंड करना था, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंपल वे में करवाया है। यहाँ पे देखिए, ये वाला चाहे तो आप स्किप कर दें स्टेप, ठीक है, लेकिन ये भी इसकी समझ होगी ताकि हमें पता होगा ना कि हमने थीटा की जगह पे क्या रखना है, वो है 60। ठीक है, अब स्टेप 2 में सिंपल आपने वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए आपने टी फाइंड करना है। ठीक है, और वो मैंने आपको बता दी किस तरह से करना है। दोनों को प्लस करके सिंपल जो आंसर है उसको डिवाइड कर दें और ये आपके पास आंसर आ गया है। अब स्टेप 3 में आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है कोस वाला, क्योंकि हॉरिजेंटल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कोस वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि एक्स की बात हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये x जो है ये इसलिए मैंने लिखा है कि हमें अंदाज़ा हो सके कि हम हॉरिजेंटल की बात कर सकें। अगर आप ना भी लिखें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमने लिख दिया t को 60 इक्वल x1। ठीक है, ये एक सिंबलाइज t लिखा है हमने, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि हमने हॉरिजेंटल टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब उसी तरह 2 थी T1 प्लस T2, इनको और ये किसकी इक्वल आ रही है, 0 की इक्वल आ रही है, क्योंकि इसकी कोई फोर्स नहीं बताई हुई है हमें, तो वो 0 ही होगी। अच्छा जी, T1 जो T cos 60 जो है, cos 60 हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में फाइंड किया है इस चैप्टर में, तो वो इक्वल होता है 0.5 के। अगर आपको नहीं याद आ रहा आप कैलकुलेट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये वैल्यू थी T1 की, इसको मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया, और ये जो T2 था इसको जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर देखें जी, ये लिख दिया, ये देखें इस 2 से अंदाज़ा हो रहा है कि ये 2 फाइंड कर रहे हैं, इस 1 से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमारे पास 1 है। ठीक है, इसको लिख दिया। लिखने के बाद अब यहाँ पर जो है वो हमने 0.5 है ना, तो ये जो है टी हमारे पास ये नहीं था ना, ये यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, ये लें T2 आएगा यहाँ पे। तो ये T2 हमने इसमें पार्ट 3 में स्टेप 2 में फाइंड किया है ना, ये जो स्टेप 2 में हमने फाइंड किया ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट्स का है। तो ये है 86.6 न्यूटन, और यहाँ पर जो है ये टी, ये वही टी को बता रहा है कि आप सिंपल टी लिखे ना, ये एक्स वाला हमें बता रहा है कि ये हॉरिजेंटल है, ये सिंपल वाला टी हमें बता रहा है कि ये वर्टिकल है। तो ये वर्टिकल का हमने पीछे बेटा आंसर फाइंड किया है टेंशन का, वर्टिकल का सिंपल जो हमने आंसर फाइंड किया वो था 86.6। ठीक है, तो अब ये जो है 0.5, अब 86.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.3 n। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो x है ना, x हमें बताएगा कि हम यहाँ पर हॉरिजेंटल की बात करनी है। ठीक है, और ये सिंपल वाला t हमें बता रहा है कि यहाँ पे वर्टिकल की बात हो रही है। तो वर्टिकल का t स्टेप 2 में फाइंड किया, वो लिख दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया कि ये किसके इक्वल है। ये यहाँ पर लिख देते हैं x/2 के, इसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर यह हॉरिजेंटल टी भी आ गया, या वर्टिकल टी हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जो है वो हम फाइंड करेंगे 2 इक्वल एंड पॉजिटिव ऑपोजिट हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे आया हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई 43.3 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, जब 2 इस 43.3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 86.6 n। ठीक है, अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये वाला फॉर्मूला दोनों में प्लस करना था ना, चाहे आप इसको ही दोबारा लिखकर इसी वैल्यू को दोबारा लिख के प्लस कर लें ये वाली वैल्यू को, और चाहे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर वही आएगा। अगर आपने प्लस करना है आप ऐसे करोगे 43.3 प्लस 43.3, तो प्लस करके भी यही आंसर आ रहा है, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, आपके पास तो T1 आ गया हमारे पास 86.6 n, और T2 आ गया हमारे पास 173.2 n। 173.2 n हमारे पास यहाँ पे आया था, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, जब हमने 0.266 को मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तो वो हमारे पास आंसर आ गया था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब जो फाइनल आंसर है ना हमारे पास, वो टेंशन 1 का है 86.6,
और टेंशन इन अदर स्ट्रिंग का है 173.2 न्यूटन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है, लेकिन लेंथी मैंने इसलिए किया था ताकि इसकी डायग्राम भी थी और इसकी जो स्टेटमेंट थी थोड़ी सी कम्प्लेक्स थी, समझने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए जो है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन करके लिखा ताकि समझाने में भी आसानी हो सके और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो सके। उम्मीद है कि आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।